हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और चूंकि त्यौहार है लेकिन हमें पढ़ाई करते रहना है, भले ही थोड़ा कम सही लेकिन हमको पढ़ाई ज़रूर करते रहना है। देखिए, कुछ लोग कभी कभी इतना मस्त हो जाते हैं ऐसे मौक़ों पर कि पढ़ाई को छोड़ देते हैं कि एक दो दिन चलो चलेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नहीं चलेगा, थोड़ा करो लेकिन करो ज़रूर, हमारी हैबिट बनी रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दो दिन जैसे स्किप कर देते हैं, फिर हमारा थोड़ा मन जो है हट जाता है पढ़ाई से, है ना। तो शुरुआत दोबारा से करने में वैसी थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो मैं ज़रूर आपसे ये बात कहूँगा कि जो है हमें नौकरी लेनी है, इसलिए थोड़ा सही लेकिन हमें थोड़ी पढ़ाई करते रहना है। कुछ नहीं तो हमारा एक वीडियो आप चला करके ब्लूटूथ लगा के कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि साइंस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। 25 हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम लोग ये क्वेश्चन किसके लिए, एलपीएन टेक्नीशियन के लिए लेकर के आए हैं। और आपको सच बताऊं तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो एलपीएन टेक्नीशियन वाले एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और हमने अपना खुद मेहनत करके आपके लिए प्रश्न लाए हैं बहुत ज़्यादा। और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि वास्तव में आपको जो बहुत कुछ देखे जाएंगे और एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा मिलेगा, ठीक है। और इन क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इनके इर्द गिर्द जो भी कंसेप्ट या जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल सबको जो है इनके साथ में ही कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कहीं पर भी स्किप करना नहीं है, ठीक है। और वास्तव में अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि हमने बड़े ही मेहनत से क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए लाए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। और अगर देखना है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो देखें ही मत, ठीक है। मैं अगर मेरे ऊपर भरोसा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण होता है। परावर्तक कौन होता है, ठीक है, कौन सा दर्पण होता है, बात एक ही है। तो देखिए, कल हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने उत्तल और अवतल दर्पण जो होते हैं इनके उपयोग की बात कही थी, इनके यूजेस की बात करी थी। उसी से हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बताया था कि वीडियो आपको 1 नंबर दिला सकता है, तो वास्तव में वो रियलिटी है, ठीक है। 1 नंबर आपको दिला सकता है वो वीडियो। अगर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, सर्च लाइट में जो हमारा लगा होता है वो अवतल दर्पण लगा होता है। देखो, अवतल दर्पण जिसको हम कनकेव मिरर कहते हैं, ये करता है कि लाइट को जो है फोकस कर देता है, बीम बना देता है, बहुत दूर तक लाइट को भेज सकता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण ऐसा नहीं कर सकता है। उत्तल दर्पण लाइट को फैलाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, गाड़ियों में जो हमारा रियर व्यू होता है, रियर व्यू होते हैं, पीछे की जो दृश्य होते हैं, साइड की जो पीछे से जो गाड़ियाँ आती हैं उनको देखने के लिए जिस दर्पण का यूज किया जाता है वो होता है कन्वेक्स। लेकिन यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल दर्पण, ठीक है। और कहाँ कहाँ इसके क्या क्या यूज होते हैं हमने उस वीडियो में सब कुछ बात की है, तो वीडियो देख लेना, ठीक है। समतल दर्पण में हम अपने चेहरा को देखते हैं, ठीक है। अपना चेहरा हम किस में देखते हैं, तो समतल दर्पण में देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडलीव लिख गया है क्या, मेंडलीव है, क्या होना चाहिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके आवधिक स्वभाव माना जाता है। मतलब किस गुण को जो है आवधिक स्वभाव माना जाता है। आवधिक स्वभाव मतलब कि एक बेसिक नेचर किसे माना जाता है, ठीक है। आवर्ती फलन भी जैसे हम कहते हैं कि तत्वों के किस गुण को आवर्ती फलन माना जाता है। तो हाँ, देखिए यहाँ पर जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात कही गई है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद हमारी आधुनिक आवर्त सारणी डिजाइन की गई है, आधुनिक हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी थी वो मोस्टली हमारा मोजले का रोल रहा, और बोहरे जी ने भी थोड़ा बहुत सब लोग ने मिलकर के दिया है। लेकिन ये जो आवर्त सारणी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी है, इसको बनाने से पहले हमारे कई साइंटिस्ट ने बहुत ही योगदान दिए हैं, बहुत ही प्रयास किए हैं। तो वो लोग कौन कौन है, सबसे पहले डोबे राइनर जी आए जिन्होंने त्रिक रूल दिया,
ठीक है। ट्रग रूल मतलब उसमें 3-3 तत्वों के ग्रुप बनाए थे जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टी मिल रही थी, ठीक है। उसके बाद हमारे और लोग आए जिसमें हमारे मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, साइंटिस्ट कुछ और भी रहे, वो आए। फिर उसके बाद मेंडलीव जी आए हैं। तो मेंडलीव जी ने अपना तत्वों को जो है सारणीकृत करने का काम किया और बहुत हद तक सफल है उनको जो है पीरियोडिक टेबल के रूप में या टेबल के रूप में उनको सेट करने में। लेकिन ये क्या माना था कि जो हमारे एलिमेंट हैं या जो तत्व हैं उनके गुण जो हैं वो द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कह लें, एटॉमिक मास एक ही बात है। तो इसके आवर्ती फलन होते हैं। इसके आवर्ती फलन का मतलब कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बदलेगी तो उनके गुण बदलेंगे। इन्होंने कोशिश ये की थी कि जो हमारे परमाणु जो जो तत्व है उनको जो है उन अगर एक जैसे नेचर है तो उनको एक जगह रखा जाए, ठीक है। और जो अलग अलग मतलब जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाए वैसे गुण बदलते हैं। तो द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने अपनी टेबल में तत्वों को व्यवस्थित किया था, ठीक है। तो इन्होंने द्रव्यमान संख्या को, परमाणु द्रव्यमान कह लो या द्रव्यमान संख्या कह लो, उसी को जो है मूल गुण माना था, ठीक है। इन्होंने एक रूल भी दिया था जिनको मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। वो ये कहता है कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो उनके द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होने से ये आशय है कि जो है उनकी जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी उनके गुण बदलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बदलेगी वैसे गुण बदलेंगे। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। और जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है उसमें क्या किया गया, तत्वों का जो परमाणु संख्या होती है या एटॉमिक नंबर होता है, इसको उसका मूल गुण माना गया है। मतलब कि परमाणु संख्या के आधार पर हमारी जो है जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो डिजाइन की गई है, बनाई गई है। लेकिन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पर को बेस मान करके डिजाइन की गई थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये हमारी एटॉमिक नंबर पर नई वाली जो मॉडर्न वाली है, और जो मेंडलीव की थी वो किस पर, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या पर, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है थर्ड है, जिसमें क्या लिखा है, जिसमें लिखा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान। देखो कई सारे प्रतिरोध हैं वो श्रृंखला मतलब सीरीज में जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए, सीरीज में। एक जोड़ दिया, फिर ऐसे दूसरा जोड़ दिया, फिर ऐसे तीसरा जोड़ दिया, फिर इन पे बैटरी लगा दें। हम लोग पढ़े थे ना, हमने पढ़ाया था आपको। यहाँ पे की है, चाबी है, ठीक है। अब इसमें जब करंट पास होगी तो मान लो आई करंट जा रही है तो जी सारे में यही करंट चली जाएगी, ठीक है। पूरे में सब में आई ही करंट जाएगी। तो ऐसे में सारे प्रतिरोधों में जो धारा होगी, जो हमारी करंट होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो समान होगी, ठीक है। और जब हम इनको कैसे जोड़ते हैं, जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे इनको हमने इनके ये दूसरे सिरे एक जगह कर लिए और पहले वाले सिरे एक जगह कर लिए, फिर बैटरी लगा देते हैं। बैटरी नीचे लगा दें, लेकिन जगह नहीं तो ऊपर को ऐसे लगा दें, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे में क्या होती है, इसमें करंट कुछ और चली जाती है, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, लेकिन जो वोल्टेज होता है श्रेणी क्रम में सब पर एक जैसा होता है। तो आपने क्या सीखा कि जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो है सारे प्रतिरोधों पर धारा का मान यानी कि करंट का मान समान रहेगा। और अगर हम उनको समांतर क्रम में जोड़ें, पैरेलल सीरीज में जोड़ें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें, सीरीज नहीं बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें, तो उसमें वोल्टेज यानी कि विभवांतर या विभव का मान समान रहता है। बात समझ में आ गई। जब हमारे सीरीज में जुड़े होंगे, श्रृंखला में जुड़े होंगे तो धारा का मान समान, करंट का मान समान। और जब हमारे समांतर क्रम में जुड़े होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तो क्या समान रहेगा, तो विभव समान रहेगा या विभवांतर समान रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर लिखा है में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। देखो पानी को किस में मिला दो, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaO और Cl2, ठीक है। इसमें क्या मिला दो, वाटर मिला दो। जैसे वाटर मिलाते हैं हम लोग तो बनता क्या है, देखो मैं इधर को लिख दूं, बनता है आपका CaOH का होल ट्वाइस और प्लस आपका क्लोरीन गैस निकल जाती है।
क्या निकल जाती है, क्लोरीन गैस। CaJ हो गया, OJ हो गया, एक OJ, दो O हो गए और ये यहाँ पे दो है, तो दोनों पर होल्ड ट्वाइस लग गया। Cl2 था, ये बाहर निकल गया, ठीक है, तो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर समझ गए, ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम पानी मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। और ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये क्या करता है, व्यंजक के रूप में इसका यूज किया जाता है, चीज़ों को रंगने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और वाटर को प्यूरीफाई करने में भी इसका यूज किया जाता है। कभी कभी इसके फार्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, CaOCl, इसको ब्रैकेट में डाल दिया और Cl, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसके फार्मूले को लिखा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को, समझ गए। तो हम आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द्रव्यमान को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। द्रव्यमान नहीं, संवेग को, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग मतलब मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम लोग P से लिखते हैं। P इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, mv पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, यानी कि संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। द्रव्यमान और वेग, सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पर। हम थोड़ा इसके बारे में और थोड़ी जानकारी कर लें। देखिए, इसका मात्रक की अगर बात करें तो द्रव्यमान का क्या होता है, kg, और वेग जो है होता है ना, इसका वेग का क्या होता है, द्रव्यमान का तो किलोग्राम होता है, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और इसी को हमने बताया था कि इसका मात्रक न्यूटन सेकंड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूटन सेकंड। तो हमारी मात्रक वाली वीडियो पड़ी होगी, अगर वो नहीं देखी तो वो देख लें, कैसे बनता है न्यूटन सेकंड, हम लोग अच्छे से समझाए हुए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो और भी चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम कवर करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 6 है कि नकारात्मक त्वरण, निगेटिव एसिलरेशन, क्या बोलेंगे, निगेटिव एसिलरेशन बोलेंगे, नकारात्मक त्वरण को निगेटिव एसिलरेशन। निगेटिव जो एसिलरेशन होता है वो क्या लिखा हुआ है, किसकी दिशा के विपरीत होता है। देखो, निगेटिव जो एसिलरेशन होता है, एसिलरेशन होता क्या है आप जानते हो, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। तो वेग जितना बढ़ेगा वो हमारा होगा, तो होता है पॉजिटिव या धनात्मक एसिलरेशन या धनात्मक त्वरण, क्या होता है, धनात्मक त्वरण होता है। और वेग जब घटता है तो हमारा होता है निगेटिव। तो जब निगेटिव जो त्वरण बात कर दी है हमने, तो वो किसकी दिशा के विपरीत होगा, वेग की दिशा के विपरीत होगा, ठीक है, वेग की दिशा के विपरीत हो जाएगा निगेटिव त्वरण। और जो पॉजिटिव त्वरण होगा वो वेग की दिशा में होगा, वो किसकी दिशा में होगा, वेग की दिशा में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितना वेग बढ़ेगा उतना हमारा जो है त्वरण बढ़ेगा, पॉजिटिव त्वरण होगा, ठीक है। और वेग कम होगा तो हमारा त्वरण कम हो जाएगा, जितना वेग कम होगा। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि जो हमारा नकारात्मक त्वरण है वो वेग की विपरीत दिशा में है, नकारात्मक जो त्वरण है वो वेग की विपरीत दिशा में, ठीक, बात समझ में आ गई। वेग को हमने समझ ही लिया, और वेग का मात्रक भी हमने समझ लिया क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, जो वेग है उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और फार्मूले की अगर हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण हम जानते हैं, वेग परिवर्तन बटे dv/dt लिख सकते हो, वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल, कितने समय में कितना वेग परिवर्तन हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग पहुंच जाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु, इसके एक ही अणु में कितने परमाणु हैं। तो देखो, ये जो NH4 लिखा हुआ है, NH4 का होल ट्वाइस है, ठीक है, ऐसे, और SO4 इस तरीके से, तो इसमें कुल कितने परमाणु हैं। तो भाई साहब देखना, ये N1 है लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो N2 हो गए। हाइड्रोजन की कितने हैं, 4 हैं, लेकिन ये 2 लगा हुआ तो 4 दूनी 8, ठीक है, 8 ये हाइड्रोजन हो गए, और ये 2 नाइट्रोजन हो गए कि नहीं, ये 2 लगा है ना, ये सबके लिए है। तो 8 और 2 10 हो गए, सल्फर 1 हो गई, 10 1 11, और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन के लिए 4 लगा हुआ है, तो 11 4 15 टोटल हो गए। ये बात किसके किसके समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट करके हमें बता दें कि सर हमारे समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 15 कौन है, यहाँ पे अणु नहीं यार, परमाणु है। कौन है, परमाणु। अणु तो ये एक ही है, अगर इसके आगे हम 2 लगा दें तो हम बोलेंगे इसके 2 अणु हो गए, ठीक है। तो इस अणु में कुल कितने परमाणु हैं, तो 15। अगर इसके 2 अणु में पूछ ले कितने, तो 30 हो जाएंगे। 3 अणु में पूछ ले, यहाँ पे 3 लगा दें तो 15 3 45, 15 3 जा 45, ठीक है, तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना नंबर लगाते जाओगे उतने यहाँ इसके अणु बोले जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही। जैसे वाटर का अगर हमने लिख दिया H2O,
तो एक अणु, अगर 2 लगा दिए तो वाटर के 2 अणु हैं या मालिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन हमारा 8 है जो केमिस्ट्री का है, इसमें लिखा है, वो भी केमिस्ट्री का था, ये भी केमिस्ट्री का है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, फिर है परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पूछा क्या था कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर है। ठीक है, ये पूछा गया था, न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर, सॉरी, न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर है। तो देखिए जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या ध्यान से समझना, जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या जिसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या में क्या क्या शामिल होता है? इसमें प्रोटॉनों की संख्या शामिल होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या शामिल होती है। ठीक है, अगर आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहते हो, किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहते हो, तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या हटा दो भाई। जो द्रव्यमान की जो संख्या, द्रव्यमान संख्या जो है किसी भी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं। द्रव्यमान संख्या में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या शामिल होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या शामिल होती है। और अगर द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन हटा दें तो किसकी संख्या रह जाएगी? न्यूट्रॉनों की रह जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही होगी भाई। तो यही वाला ऑप्शन जो बी है कि द्रव्यमान संख्या माने प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या हटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या बच जाएगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी है तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही? कुछ और यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात कर लें। देखिए कोई भी हमारा परमाणु है, कोई परमाणु हमने एक्स कह लिया, इसमें मान लो इसके जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या जिसे बोलते हैं, मान लो कि ये है आपकी 19, और इसका जो भार है इसे हम द्रव्यमान संख्या या हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, द्रव्यमान भार भी कहते हैं, और नहीं क्या बोलेंगे, परमाणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भार। वो मान लो कि 38 है। कितना है? 38 है। तो ये जो परमाणु संख्या इसकी है, जिसको एटॉमिक नंबर कह रहे हैं, इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं। यानी प्रोटॉनों, लिख लो आप, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। जितना आपका प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें से आप कोई सी प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर दो, चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस कर दो, एक ही बात है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो अगर इसमें से 19 माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो 38 माइनस 19 करेंगे तो 19 ही इसमें न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई है? आई होप बात समझ में जरूर आ गई होगी। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 पर। और अगला क्वेश्चन 9 हमारा क्या कहता है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? देखो, अलैंगिक प्रजनन में डेस ऑप्शन क्या है? पहला, प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश, यही क्वेश्चन, यही, हाँ ठीक है, किस प्रकार भिन्न है? अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या था कि प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, ठीक है, और वंश विविधताओं को दर्शाता है। कौन? अलैंगिक प्रजनन दर्शाता है वंश विविधताओं को, अलैंगिक की, हाँ, और ये दोनों में होता है। ठीक है, दोनों काम दोनों में होते हैं। सी वाला है कि नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ये जो सी वाला ऑप्शन है यही सही है। देखो जो अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें जो नए जीव उत्पन्न होते हैं वो जनक माता पिता के समान ही होते हैं, जनक माता पिता के समान होते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है युग्मक के केंद्रक का संलयन होता है, ये दोनों में होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे डिफर करेगी कि नई जीव जनक माता पिता के समान होते हैं और लैंगिक वाले में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बार बार पूछा जाने वाला है, इसमें लिखा है कि उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जाहिर सी बात है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम सबसे नरम धातु है, सोना सबसे क्रियाशील धातु है। ठीक है, सोना सबसे एक्टिव हमारी मेटल है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, और 11 क्या है हमारा क्वेश्चन? प्रश्न हमारा कहता है कि ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? अंतिम तत्व इसमें कौन सा है
जो न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ आया था। न्यूलैंड ने क्या किया था, जो तत्वों को देखो डोबेराइनर के बाद न्यूलैंड ने ही अपना रूल दिया था। इन्होंने क्या किया था, तत्वों को 8 तत्वों का ग्रुप बनाया था, और उसको कैसे, जो संगीत में स्वर होते हैं सारे ग म प ध नि, उसी के हिसाब से इन्होंने तत्वों को रखा था। ठीक है, 8 ग्रुप, 8 जो है एलिमेंट का या तत्वों का क्या बना दिया था, ग्रुप बना दिया था। ग्रुप मतलब ऐसे रो बनाते चले गए थे। ठीक है, तो एक रो में 8 एलिमेंट को रखा था इन्होंने। ठीक है, तो इसमें सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा रहेगा, तो वो थोरियम रहेगा। कौन सा रहेगा, थोरियम रहेगा। हालांकि इन्होंने शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, 36 एलिमेंट उसमें पता थे, तो उसको इन्होंने जो है टेबल में रखा था। हम लोग इस टेबल को अभी कोशिश करेंगे, हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो न्यूलैंड जी ने यहाँ पर ऑक्टेट रूल दिया था, सारे ग म प ध नि। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने कितने 7 स्वर होते ना, 1 2 3 4 5 6 7 होते, तो इन्होंने 7 का एक रो बनाई थी ऐसे करके। ठीक है, तो कुल कितनी रो कंप्लीट हो गई थी इनकी, 4 तो पूरी कंप्लीट हो गई, यानी कि 4 4 7 जा 28 ये हो गए। और ये कितने हैं, ये कितने 6 हैं, 28 और 6 कितने हो गए, 28 6 हो गए 34, और 2 ये 36 हो गए। ठीक है, तो 36 के लिए इन्होंने बनाई थी टेबल। और जी अब यहाँ पे खाली जगह छोड़ी, तो बाद में इन्हें पता लगा होगा, तो थोरियम आपका लास्ट में आ जाएगा। वैसे यहाँ पे जिरकोनियम लास्ट है, तो जिरकोनियम हमारे लिए ऑप्शन में है नहीं। अगर थोरियम ना दिया हो तो जिरकोनियम दिया हो, तो ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12, जिसमें लिखा निम्नलिखित में कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग बड़ा ही फेमिलियर हो गए हैं इस क्वेश्चन से। तो फॉर्मिक अम्ल होता है, कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल, और इसका फार्मूला होता है HCOOH। इसको हम लोग IUPAC नेम होता है मेथेनोइक एसिड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका IUPAC नेम क्या है, तो IUPAC नाम होगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक एसिड, समझ में आ गई बात। अगला टैनिक अम्ल तो पता नहीं कहाँ पाया जाता है, बट ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, जो हमारा टमाटर वगैरह में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है COOH, अरे भाई, और फिर COH, ये ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। ठीक है, इसको एथेनोइक अम्ल बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, मैलिक एसिड जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका सेब में। किस में पाया जाता है, आपका एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। 2 के फार्मूला इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मैंने दोनों के फार्मूले बता दिए, आप वो भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यही इतने ही पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13, पहले इसको हम थोड़ा जूम इन करें, थोड़ा छोटा करें, बड़ा लंबा लिख दिया, अब सही है। हाँ, क्या कहता है क्वेश्चन 13 कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लेंथ यहाँ पे F होगा, जिसकी फोकल लेंथ F है वायु में, हवा में, को एक द्रव जिसके लिए U कितना, U मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक 4/3 है, इसमें डुबो दिया जाता है, मतलब इस वाले द्रव में उसको डुबो दिया जाता है, किसको, उत्तल दर्पण को। ठीक, द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी। देखो भाई, एक हमारी सीधी सी बात यह है कि एक हमारे पास दर्पण है और उत्तल दर्पण है, उसको पानी में डुबो दिया हमने, पानी में नहीं, एक द्रव में, सॉरी पानी नहीं, द्रव है जिसका अपवर्तनांक कितना है, उसमें डुबो दिया। अब जब उसमें डुबो दिया तो इसकी फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भाई, जो फोकल लेंथ होती है वो अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करती है। फोकल लेंथ का जो फार्मूला होगा उसमें कहीं भी अपवर्तनांक आता नहीं है, तो अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करेगी। तो इसकी जो फोकल लेंथ F पहले थी, तो बाद में भी F रहेगी, यानी D वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, D वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर, जिसमें लिखा हुआ है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो टेम्परेचर, रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर लंबाई। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था अपना ओम्स लॉ, तो वहाँ पे हमने देखा था कि प्रतिरोध डिपेंडेंसी आप प्रतिरोध मतलब डिपेंडेंसी आप हाँ किसकी बोली थी, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो सब चीज़ हमने पढ़ी थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उस वीडियो को हमारे चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने सारी बात बताई थी, लंबाई हमारा ठीक हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी सही ऑप्शन हो जाएगा कंडक्टर के लिए। अगर कंडक्टर के लिए हम तापमान को बढ़ा दें तो जो प्रतिरोध है इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। हाँ नहीं तो सही है, यही वाला ऑप्शन सही है। लंबाई जितनी लंबाई ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, लंबाई जितनी ज़्यादा प्रतिरोध उतना ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई, तब तो लंबाई नहीं ज़्यादा होगा। लंबाई अगर ज़्यादा करेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तो उल्टा संबंध कहाँ हुआ। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा चीज़ है ना। कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो किस चीज़ को बढ़ाएं तो प्रतिरोध कम हो, है ना। प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएं तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो कि सी वाला ऑप्शन सही है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई जितना बढ़ाएंगे उतना प्रतिरोध कम होता जाता है। मोटाई हमने बताई थी कि रास्ता चौड़ा कर दो, अब इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे, उनकी टक्कर नहीं होगी। जब टक्कर नहीं होगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, है ना। तो सी वाला ऑप्शन सही है। तापमान को बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा कंडक्टर में, लंबाई को बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी को बढ़ाओगे। तो रेजिस्टिविटी के लिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फार्मूला क्या पढ़ा था देखना। आपने ये पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और किसके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हटा, ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब इसको जब हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है रो एल अपान ए। तो आर और रो ही रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है। ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोधकता दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो एरिया है वो नीचे बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि जो प्रतिरोध है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, बात समझ गए। अब बात समझ गए, अब हमें ये कमेंट में बताना कि जो प्रतिरोधकता आई है इसका मात्रक क्या होता है। रो का मात्रक यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। किसको किसको अंतर नहीं आता कमेंट करके बताना, हम नई क्लास में समझा देंगे उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 वाला, जिसमें लिखा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है। उसके संश्लेषण में क्या आवश्यक है, तो देखिए ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन। तो जो थायरॉक्सिन हमारा हार्मोन होता है उसके उसके संश्लेषण में, उसके बनने में क्या चीज़ आवश्यक होती है, तो आयोडीन, ठीक है। आयोडीन होता है। कैल्शियम हमारा हड्डियों को मजबूत करने में, दांतों के लिए पोटेशियम कैल्शियम जरूरत होते हैं, ठीक है, समझ गए। आयोडीन किसके लिए, थायरॉक्सिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसके संश्लेषण में, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन 16 वाला, जिसमें लिखा है कि पहले ये थोड़ी हटा दो चीज़ें और इसको थोड़ा जूम कर लें। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है। तने या फिर जड़, जो जड़ होती है, रूट होती है, उसका घेरा किसके कारण बढ़ता है, किसकी वजह से वो बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे कुछ एंजाइम हैं, लैटरल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पे मेरिस्टेम ही होगा, टेप लिख गया, मेरिस्टेम, ठीक है, ये लिखा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और सी वाला ऑप्शन है कि एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, और डी वाला है एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल से मतलब होता है कि जो आसपास की जैसे पौधा है मान लो, तो इधर उधर की चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो हमारा एंजाइम ज़रूरत होता है वो लैटरल मेरिस्टेम बोला जाता है। और लंबाई बढ़ाने की, वृद्धि करने के लिए आपका कौन सा, एपिकल वाला जरूरत होता है जी, ऊपर नीचे वृद्धि करवाता है, जड़ों को भी बढ़ा देगा और लंबाई हाइट बढ़ा देगा, ठीक है। इंटर कैलरी क्या होता है, जो पौधे में हमारी पत्तियां वगैरह होते हैं या जो तने होते हैं उनका ज्वाइंट होता है, वहाँ पर ये उपस्थित होता है, ठीक है। तो वहाँ उनकी जो भी वहाँ पे वृद्धि का काम होगा, जो भी डेवलपमेंट होता होगा, तो वो वहाँ पर हमारा कौन सा काम करेगा, इंटर कैलरी वाला काम करेगा, ठीक है।
तो आपने ये चीज़ें सब कुछ समझ ली, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, लेटरल वाला, ठीक। बायोलॉजी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा 17 है यहाँ पर, और 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित की जाती है। केरोसिन तेल में कौन सी धातु को हम डुबा के रखते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बताइए कमेंट में, पढ़ा है। तो पहला ऑप्शन आपका प्लेटिनम है, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कॉपर यानी तांबा सोना। तो किसको रखा जाता है केरोसिन में डुबा करके, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नहीं बी सही होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। ये इसके हिसाब से तो फिर सी सही होगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सी बोल दिया तो सी सही होगा, सोडियम सही होगा। क्या सही होगा, सोडियम। इसको हम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। अगर डुबा के नहीं रखेंगे तो ये एयर से रिएक्शन कर लेता है, किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देगा जी, O2 से, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो ये बन जाता है Na2O, क्या बन जाता है, यहाँ पे 4 ले लो, Na2O बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। इसकी परत जम जाती है उसके ऊपर, ठीक, सोडियम ऑक्साइड की, तो खराब हो जाता है, इसलिए इसको जो है केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। देखो जो बल होता है वो कभी अकेला नहीं होता है। बल जब आप लगाओगे तो किसी चीज़ पर लगाओगे कि नहीं लगाओगे, है ना, तो दूसरी चीज़ जरूर चाहिए होगी। बल एक धक्का है, धक्का लगाने के लिए कोई दूसरी चीज़ तो चाहिए, या एक खिंचाव है तो किसी को खींचोगे तो दूसरी चीज़ तो चाहिए, है ना, तो अकेले नहीं हो सकता है। संवेग आपका, ठीक है, संवेग क्या होता है, m/b होता है। कोई चीज़ चल रही है तो उसमें संवेग है, वेग कोई चीज़ चल रही है तो संवेग है, अकेली चीज़ चल रही है संवेग है। जड़त्व कोई चीज़ रखी है अकेला हो जाएगा, जड़त्व उसमें है। जड़त्व मतलब एक ऐसा गुण, जड़त्व हमने क्या बताया था, जड़त्व किसी पदार्थ का वही गुण है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी रहना चाहती है, कोई वस्तु अगर चल रही होती है तो वो चलते रहना चाहती है, और अगर उसमें रुकावट डालेंगे तो वो जो है उसका विरोध करेगी। मतलब रुकावट का मतलब कि डिस्टर्ब करोगे, चल रही है तो रोकोगे तो वो विरोध करेगी, और अगर रुकी है तो चलाओगे तो वो विरोध करेगी, ठीक है। समझ गए, सब चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट में बता दें कि सर हाँ समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस वायु संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। देखो वायु संयंत्र जो होता है, ठीक है, उसमें कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है, CO या फिर H2S या फिर CH4 यानी मीथेन, या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो CO जो होती है, जब ये ईंधन वगैरह जलते हैं ना तब ये उत्पन्न होती है, फैक्ट्रियों में उत्पन्न होती है। पर जो बायोगैस संयंत्र होता है, ठीक है, उसमें ये उत्पन्न नहीं होती। बाकी सारी गैसें जो हैं वो हमारे बायोगैस संयंत्र या बायोगैस प्लांट में उत्पन्न होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है यहाँ पर, CH4 मीथेन होती है, मीथेन सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है, ये कम उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड हो और हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये कम होगी। लेकिन ये 64-70 के 70% के आसपास हमारी यही गैस उत्पन्न होती है, मीथेन। और मीथेन और कहाँ पाई जाती है, धान के खेत वगैरह होते हैं उसमें भी मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक। समझ में आ गई, सब बात हमने डिस्कस कर ली जितनी भी जरूरी बातें थी। अगला क्वेश्चन हमारा 20 है, जिसमें पूछा गया है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन गैस से क्या बनाया जाता है, बताओ भाई, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर या फिर धुलाई सोडा। क्लोरीन गैस से आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। क्लोरीन गैस से क्या बनाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं चूने का पानी, इसमें क्लोरीन गैस मिला देते हैं तो बन जाता है आपका क्या, CaOCl2 और आपका वाटर अलग। कैसे बना, Ca एक O ले लो, यहाँ से 2 O है, होल ट्वाइस लगा है तो 2 O है, एक O ले लो तो CaO आ गया, ठीक। और ये Cl2 था, ये इसके साथ जोड़ दिया। अब यहाँ बचा कौन, 2 O थे, एक O यहाँ पे आया है ना, एक O बच गया, और हाइड्रोजन ये दोनों बच गए, तो H2 वाटर बाहर निकल जाएगा। तो क्लोरीन गैस किसको बनाने में यूज होगी, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलेंगे, ठीक। और वीडियो अगर पसंद अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21, जो कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, 36 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। क्रिप्टॉन का क्रिप्टॉन का कितना है? 36 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2, आपको पता है कि नहीं? दूसरी में 8 रहते हैं। तीसरी में मैक्सिमम 18 रख सकते हो। ये कितने हो गए? 18, ये 10 ये हो गए, और 18 ये 28 हो गए। बच्चे कितने अभी? 36 करना है, 28 हो गए, 8 और कर लो, ठीक है। 36 हो जाएंगे, जोड़ो इन सबको, 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, पहली सेल में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, दूसरी में मैक्सिमम इतने रह सकते हैं 8, और तीसरी में 18 रह सकते हैं। इसके लिए फार्मूला भी हम लोग जानते हैं, 2n²। एन क्या है यहाँ पर? जिस सेल की बात करो, पहली सेल की बात करो तो यहाँ पे 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, और 2 से मल्टीप्लाई 1 की हो जाएगी 2, पहली में 2। फिर दूसरी सेल की बात करो तो यहाँ पे 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 की 2 में गुणा होगी तो 8 आ जाएगा। तीसरी के लिए यहाँ पे 3 डालो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 9 दूनी 18 जी। ऐसे करके निकाल सकते हैं किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। के, एल, एम, एन ऐसे सेल होती है ना, तो किसी भी सेल में हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन हमारा है 22, जो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि धातुएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट डाल लें। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन द्वारा उत्पन्न करती हैं। जब धातुएं जो मेटल होती हैं एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या चीज़ बनती है? ऑप्शन आपके पास है लवण और क्लोरीन, साल्ट एंड क्लोरीन। ऑप्शन बी आपके पास है लवण और क्षार यानी कि साल्ट एंड बेस। ऑप्शन सी आपके पास है लवण और हाइड्रोजन, साल्ट एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन डी आपके पास लवण और पानी। तो सही जो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा लवण यानी कि साल्ट एंड हाइड्रोजन, साल्ट एंड हाइड्रोजन। एक साल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। कब? जब हमारी मेटल अम्ल यानी एसिड के साथ रिएक्शन करती है, और चाहे हमारी जो मेटल है बेस के साथ रिएक्शन करे, तो प्रोडक्ट यही बनेगी। बेस के क्षारों के साथ धातुएं रिएक्शन करें या अम्लों के साथ रिएक्शन करेंगे, उत्पाद यही बनेंगे। एक साल्ट बन जाएगा, साल्ट कोई सा बनेगा, और हाइड्रोजन तो बननी है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें, कोई धातु ले लो, जैसे कि सोडियम ले ली, और कोई अम्ल ले लो, अम्ल ले लिया HCl, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का फार्मूला होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2 निकल जाएगी, ठीक है। क्या निकल जाएगी? H2 निकल जाएगी। हाँ, क्या यहाँ पे कोई 2 कैसे लिख दिया हमने? 2 थोड़ी है, ठीक है। Na और HCl लिया था, तो NaCl बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख दो, कितना लिख दो? 2 लिख दो, और यहाँ पर भी 2 लिख दो। तो ये रिएक्शन आपकी, हाँ, यहाँ पर भी फिर 2 लिख दो, बैलेंस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से आपका NaCl है वो लवण है। NaCl क्या है? एक लवण है, साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस है। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। आई होप सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पर, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि शामिल हो तो, यदि डेश शामिल हो मतलब क्या शामिल हो, तो और भी अधिक विविधता, मतलब क्या बोलते हैं, विविधता क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी या कुछ और वर्ड आता है, डाइवर्सिटी, हाँ, डाइवर्सिटी उत्पन्न हो जाएगी। तो लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो, या फिर बाइनरी विखंडन शामिल हो तो, या फिर वनस्पति जनन हो, या फिर अलैंगिक। देखो, भिन्नता और ज़्यादा कब उत्पन्न हो जाती है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। और जो हमारा अलैंगिक होता है, इसमें क्या होता है, जो संतान पैदा होती है वो अपने पैटर्नल जो माता पिता होते हैं उन्हीं के गुणों के समान इसके गुण होते हैं संतान के भी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हो जाते हैं, हाइब्रिड नेचर आ जाते हैं लैंगिक वाले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 24 है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और अगर इसको आप ध्यान से नहीं करोगे तो बिल्कुल गलत कर सकते हो। बहुत चांस है इस क्वेश्चन को गलत करने का। तो ये बात आज गांठ बांध लेना और बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स कर लेना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन क्या कहता है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? मूल्य मतलब इसकी वैल्यू, इसके मान की खोज किसने की थी?
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण या सार्वभौमिक एक ही बात है। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसके मान, ये इसकी वैल्यू किसने बताई थी? तो हेनरी कैवेंडिश जी ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश जी ने। और जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बल है या जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम जो है वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, और इसकी खोज भी न्यूटन ने की है, बस इसके मान जो बताया था वो कैवेंडिश जी ने बताया था। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो न्यूटन जी ने दिया था, और जो जी की वैल्यू जो बताई थी वो किसने बताई थी? हेनरी कैवेंडिश जी ने बताई थी। ठीक है, अगर सिर्फ ये पूछते हैं कि जी की खोज किसने की तो आपका आइजैक न्यूटन हो जाता, लेकिन इसकी वैल्यू बताई थी वो हेनरी कैवेंडिश जी ने बताई। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसकी वैल्यू होती कितनी है वो भी बता दो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैं बड़ी अच्छे से समझाया हूँ अपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे नहीं समझे हो तो जो है आपको वीडियो देख करके आप देख सकते हो। हमारे चैनल पे जाके रेलवे एग्जाम करके प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन 25 पर, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है? सौर होता है, खट्टा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। दूसरा है कि अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। यार कड़वा तो नहीं होता है, यही ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्या है कि अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। हाँ, अम्ल क्षार जब मिल जाते हैं तो साल्ट बनता है, लवण बनता है, तो ये भी बात सही है। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो ये भी बात सही है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। वो उल्टा काम कर देंगे, लाल को नीला कर देंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? लेकिन इनका स्वाद कड़वा नहीं होता। कड़वा स्वाद किसका होता है? वो क्षार का होता है। ठीक है, बेस का होता है। बात समझ में आ गई? हम 25 की बात किए थे, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें लिखा कि रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। क्या है भैया? देखते हैं। रिक्त स्थान वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे पौधे जिसमें अलग अलग भाग नहीं होते पौधे के, वे किस समूह से संबंधित है? तो फेनरोगेम से संबंधित है? नहीं। थैलोफाइटा से? हाँ, थैलोफाइटा से बिल्कुल संबंधित है। ठीक है, टेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनके बारे में कौन कौन जानता है वो मुझे कमेंट करके बताए, और नहीं जानता तो एक बार कहना कि सर सबके बारे में हमें बता दो, तो अगले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, वीडियो आपका लंबा हो रहा है इसलिए मैं सबके बारे में बात नहीं करूँगा। और एक चीज़ और बता दूं कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे बात की थी कि सर जो है क्या होता है, हाँ, जो गोल्गी ऑपरेटर होता है, गोल्गी भी लिखते हैं, गोल्गी ऑपरेटर होता है ऑपरेटर। तो गोल्गी ऑपरेटर में किस तरीके का, मतलब दर्पण की तरह इसकी शेप होती है, किस दर्पण का उपयोग करें या किस दर्पण का बना होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था कुछ, है ना? तो उसमें भैया उसकी शेप ना आपतन दर्पण की होती है, तो उसमें आपतन दर्पण का ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा। उसके शेप से उसको जो है दर्पण का रेफरेंस ले लिया गया, उसकी शेप वैसी होती है, इसलिए वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपतन दर्पण की तरह हो जाएगी। नीचे वाला शेप तो जो दबाई रहता है, ऊपर वाला खुला रहता है, तो यही जो चीज़ें जो है निकलती होंगी, इसलिए जो है इसकी तुलना किससे कर दी गई? आपतन दर्पण से कर दी गई। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बड़े ही मैंने मेहनत से आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाए थे, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, जिससे कि हमें और हिम्मत मिले आपके लिए मेहनत करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन लाने के लिए। और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और होली को मनाते रहिएगा। हम भी आपके साथ होली खेलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।